तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या है? नया सब्जेक्ट क्या है? एक तरीके से पार्ट है एग्रीकल्चर का, बहुत जरूरी चीज है, सीड टेक्नोलॉजी। और बिना सीड के कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप फर्टिलाइजर खेत में डाल दो, चाहे कुछ भी कर दो, जब सीड नहीं है तो क्रॉप नहीं, क्रॉप नहीं तो किस पे आप यूज करेगा या क्या यूज करेगा? ठीक है ना, डिजीज है ना, पेस्ट है ना, तो कुछ है। तो अल्टीमेटली लाइफ हमारी स्टार्ट होती है, चाहे क्रॉप की या चाहे ह्यूमन की, किसी भी चीज की, तो वो सीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, मीन्स की ओरिजिन या प्लांट की बिगिनिंग के लिए सीड बहुत जरूरी चीज है। और सीड की क्वालिटी ही मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक एक प्लांट की डिसाइड करती है कि हमारा प्लांट कैसे रहने वाला है। ठीक, तो इसको अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है। जैसे एग्रोनॉमिक में भी लोग डिफाइन करते हैं, कुछ बोटेनिकली। तो पहले जो बोटेनिकली करते हैं उसको बताते हैं कि सीड मतलब क्या होता है। अगर बॉटनी के टर्म में बात करें, बॉटनी के टर्म में बात करते हैं, तो हमारी जो सीड है एक फर्टिलाइज ओव्यूल है। ओव्यूल है हमारा। ठीक है, ये फर्टिलाइज ओव्यूल है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर एक सीड को बनाते हैं, तो ज्यादातर तो राजमा का ही जैसे सीड बनता है, किडनी शेप में सीड बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा सीड है। ठीक है, और फर्टिलाइज इसको ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक एम्ब्रायो होता है। ठीक है, और एम्ब्रायो के अंदर ही फूड हमारा स्टोर होता है, सीड कोट होता है, तमाम सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो इसको तो पहली तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, सीड की एक्सिस। और ये एक्सिस है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं प्ल्यूम्यूल, जो फर्दर जाके हमारा सूट को, यानी हमारे स्टेम को ग्रो करता है या डेवलप करता है। और ये जो पार्ट है ये हमारा है रेडिकल, जिसकी वजह से हमारा रूट डेवलप होता है। ठीक, ये जो पार्ट है ये हमारा कॉटिलीडन है। और जो आउटर लेयर होता है इसको हम सीड कोट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी एक सीड के बारे में, सीड के पार्ट थे। ठीक है, फर्टिलाइज ओव्यूल इंटैक्ट विथ एम्ब्रायो, जिसके अंदर इंटैक्ट एम्ब्रायो होता है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये हम बात नहीं करते। एग्रीकल्चर में हम या एग्रोनॉमी के रिस्पेक्ट में बात करें, एग्रोनॉमी में हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी प्लांट पार्ट, मीन्स एनी वेजिटेटिव पार्ट और सीड, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट जो एक नए प्लांट को जन्म देता है या उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या सीड कहेगा। तो एग्रोनॉमी में एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ न्यू, जिसमें हमारा लीफ भी हो सकता है। ठीक है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं हमारे, सीड तो है ही मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, कहीं नोड्स होते हैं, कहीं राइजोम्स होते हैं, कहीं ट्यूबर्स होते हैं, तो ये मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइड शूट्स होते हैं। मीन्स कोई भी चीज जो कि हमारे एक नए प्लांट को जन्म देता है वो हमारे लिए सीड है। ठीक, ये हमारी चीजें। अब क्या है, सब चीजें जो हमारी होती है, ठीक है, इसी अराउंड होती है कि सीड के जर्मिनेशन के अराउंड बात करते हैं, कि सीड की जर्मिनेशन हमारे लिए सबसे जरूरी चीज होती है।
ठीक है। तो सीड के जर्मिनेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? सीड जर्मिनेशन की बात करें तो ये हमारा हाँ, कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि एक तो वहाँ उसकी खुद की जेनेटिक या पेरेंट फीचर मीन्स जो अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो पेरेंटल फीचर पहला लिख लेते हैं जो कि जेनेटिक होता है। ठीक। दूसरा हमारा एयर, यानी जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तीसरा मॉइस्चर। टेम्परेचर और लाइट। ये सारी चीजें जो है एक सीड के जर्मिनेशन में काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है? मीन्स आप तो सीड कह रहे हो, ग्रेन क्या होता है? ठीक है। एक ग्रेन है, एक सीड है। डिफरेंस क्या होता है सीड वर्सेस ग्रेन? तो थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, सीड एक ऐसा पार्ट है जिसकी वाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स अगर सीड जिंदा होगा तभी तो जाके वो नए पौधे को जन्म देगा। लेकिन ग्रेन मीन्स हम अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो ये जिंदा है, वाइबल है, या नहीं वाइबल है, नॉन वाइबल है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको कंज्यूम करना है। लेकिन सीड में क्या है, वाइबिलिटी सीड की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। मीन्स सीड की वाइबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, सीड वाइबल होना चाहिए। ठीक है। और इसी से फिर हम क्या है, न्यू क्रॉप ग्रो करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो हम सीड है वो हम नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने में यूज करते हैं, जबकि जो हमारा ग्रेन होता है वो कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी सीड और ग्रेन के बारे में डिफरेंस। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सीड का क्लासिफिकेशन। तो बहुत तरह के अलग अलग तरीके से सीड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। ठीक है। पहला जो भी हमने कॉटिलीडन वर्ड यूज किया था, तो उसी के बेसिस पे हमारा सीड का क्लासिफिकेशन होता है। ऑफ सीड। तो पहला तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोटो मोनो यानी कॉटिलीडन, यही लिख देते हैं बेस्ड ऑन कॉटिलीडन। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, क्लास ऑफ सीड से क्वेश्चन आते हैं, प्योरिटी से आते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा वही करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। क्लास ऑफ अगर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, मोनोकॉटिलीडन और दूसरा होता है हमारा डाइकॉटिलीडन। दो तरह के हमारे सीड होते हैं, एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोनोकॉट का? मोनोकॉट में जो है हमारा एक ही कॉटिलीडन होता है। ठीक है। यानी ये आपको जैसे अगर हम पल्स क्रॉप की बात करें, चने की दाल, चने की बात करते हैं, मटर की बात करते हैं, हम उसको ऐसे अंगूठे से दबाते हैं तो वो दो पार्ट में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है वो, यानी वहां पे दो कॉटिलीडन होता है। जबकि आप अगर राइस है, व्हीट है, उसको अगर आप हाथ से कितना भी दबा दो वो ऐसा नहीं कि वो दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। तो यही जो मेजर चीज है कि मोनोकॉटिलीडन में वन कॉटिलीडन है। मोनो मीन्स ये होता है वन। ठीक है। कॉटिलीडन होता है और इसमें दो कॉटिलीडन होता है। ठीक। तो जितने भी हमारे पोएसी फैमिली के हैं वो जनरली हमारी एग्जांपल ये पूरा है, तो ये आपका राइस है, व्हीट है,
मीन्स जिसमें सिंगल ग्रेन है, ठीक है, वीट है, आपका मेज है, सब ये ग्रास फैमिली के हैं। ग्रास फैमिली जनरली हमारा मोनोकोटिलेडन होता है। और इसमें लेग्यूम फैमिली, जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, जनरली जितने भी हमारे लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं, उसमें ये सब हमारे डाइकोटिलीडन में होता है। ठीक है, दो पार्ट में हमारा कॉटिलीडन ब्रेक होता है। ठीक है, और एक और चीज है, मोनोकॉटिलीडन रूट जो क्रॉप्स होते हैं उनमें जनरली फाइब्रस रूट पाया जाता है। यानी अगर आप एक ग्रास को देखोगे तो फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट इसमें पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, जबकि डाइकोटिलीडन में हमको फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट नहीं दिखते, टैप रूट ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, टैप रूट। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा होता है कि लाइट रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन लाइट रिक्वायरमेंट। यानी जर्मिनेशन के लिए क्या है, किसी को लाइट की जरूरत होती है, कोई मतलब डार्क कंडीशन में, यानी कि डार्कनेस यानी एब्सेंस ऑफ लाइट में भी जर्मिनेट कर जाता है। और किसी को क्या है कि दोनों कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, कि लाइट हो ना हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है। तो इसको हम जो पहला क्लासिफिकेशन करते हैं फोटोब्लास्टिक, ब्लास्टिक सीड्स। इसमें हमारा दो हो जाता है, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, एक होता है हमारा निगेटिव फोटोब्लास्टिक। ठीक, और दूसरा हमारा नॉन फोटोब्लास्टिक। एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल ही नोट करना, एग्जाम्पल याद करते हुए आगे निकलना है। ठीक है, तो फोटोब्लास्टिक का ही मतलब है कि फोटो मीन्स होता है लाइट, मीन्स इसको लाइट की रिक्वायरमेंट है। और नॉन फोटोब्लास्टिक मीन्स इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक, अब क्या है कि पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक की मीन्स कि अगर ये लाइट होगा तभी ये जनरेट करेगा, मीन्स यहाँ पे कंपलसरी है, लाइट यहाँ पे कंपलसरी है। लाइट यहाँ पे कंपलसरी है, मस्ट है, यहाँ पे मस्ट ही जरूरी इसको लाइट है। जैसे कि आपका इसका जो पॉपुलर एग्जांपल पूछता है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड का एग्जांपल, तो टोबैको। तो टोबैको सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो जनरली हमारा लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। जबकि निगेटिव में क्या है, जैसे वहां पे लाइट मस्ट था, यहाँ पे डार्कनेस मस्ट है, मीन्स अब्सेंस ऑफ लाइट जो है मस्ट है, ये जरूरी होगा। मीन्स अगर लाइट होगी तो वो जनरेट नहीं करेगा, अगर लाइट नहीं है तो जनरेट करेगा। इसका जो ऑप्शन है या कि ज्यादातर देखने को मिलता है, ओनियन देखने को मिलता है या एमरंथस। ठीक है, तो ओनियन सीड है या एमरंथस सीड है, तो वो डार्क कंडीशन में ग्रो करता है। जबकि नॉन फोटोब्लास्टिक सीड क्या है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि लाइट और डार्क दोनों में ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इन बोथ लाइट एंड डार्कनेस, मीन्स दोनों कंडीशन में ये ग्रो कर सकते हैं, यानी जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती है वो नॉन फोटोब्लास्टिक नेचर की होती है। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स क्रॉप्स जो होती है हमारी नॉन फोटोप्लास्टिक नेचर की होती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी यूवी, जैसे हमारा लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अल्ट्रा इंफ्रा और विजुअल लाइट होती है, विजुअल में भी विक्योर करके होता है। तो उसमें पूछता है कि कौन सी लाइट सबसे मोस्ट इफेक्टिव होती है जर्मिनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन दो तीन एग्जामों में पूछा गया। तो इसका आंसर है रेड लाइट। जो रेड लाइट है, ठीक है,
रेड लाइट जो होती है हमारी मोस्ट इफेक्टिव फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए रेड लाइट बहुत ही इफेक्टिव है, इफेक्टिव फॉर जर्मिनेशन। ठीक, ये सारी बात करती है सीड के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक, और भी लोग इसको और तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं, कहीं ऑर्थोडॉक्स सीड होता है, एक रिकल्सिट्रेंट होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ये मीन्स कैटेगरी ऑफ सीड है, बहुत क्लासिफिकेशन में तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक है ऑर्थोडॉक्स सीड, सीड्स, और एक होता है रिकैल्सिट्रेंट। इसके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, सारी कैटेगरी के एग्जाम्पल ही आप ध्यान में रखना कम से कम। अब इसमें क्या है, ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं और रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं। तो हमारे ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो पुराने तरीके के सीड है, मीन्स जो वाइबल रहते हैं लंबे समय तक के लिए। ठीक है, मीन्स लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर कंटेंट पे जो लंबे समय तक वाइबल रह सके। ठीक है, वो अपनी वाइबिलिटी कभी भी लूज नहीं करते, उस तरीके के सीड को कहते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स। मीन्स याद करो कि पहले के जमाने के जो लोग हैं वो इतने मेहनत करते थे कि उन वो उनको क्या कोविड आ जाए चाहे कुछ भी रहे, उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती थी और वो अपनी वाइबिलिटी लूज नहीं करते थे, इसलिए लंबा जीते थे। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स वो सीड होते हैं जो अपनी वाइबिलिटी लूज नहीं करती। ठीक है, डू नॉट लूजेस देयर वाइबिलिटी, वाइबिलिटी अपनी लूज नहीं करती, कहां पे नहीं करती, एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट। लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे ये कभी भी अपनी वाइबिलिटी लूज नहीं करती। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सीरियल्स क्रॉप है, ये हमने राइस रख दी, अगले साल फिर उसी सीड को राइस का यूज करते हैं। ठीक है, बीन्स है, तो इसका एग्जाम्पल सीड्स ऑफ सीरियल्स। ठीक है, बीन्स, लेग्यूम्स, जनरली हमारे मैक्सिमम सीड ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। अब रिकल्सिट्रेंट की बात करें तो ये वाइबल नहीं रहते लंबे समय तक के लिए। ठीक है, मीन्स लूजेस देयर वाइबिलिटी, ये अपनी वाइबिलिटी लूज कर जाते हैं। मीन्स अगर आप इसको इमीडिएटली शो नहीं करते हो, मीन्स अगर आपने इसको स्टोर कर दिया और सोचा कि अब इसको अगले सीजन ग्रो कर देंगे तो ये जनरेट कर जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये होगा नहीं। ठीक है, तो ये इमीडिएट अपनी वाइबिलिटी लूज कर जाता है एट, सिमिलर बात रहेगी, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड लो लो मॉइस्चर। अभी हम लोगों ने बात ही किया था मॉइस्चर और टेम्परेचर कितना जरूरी होता है किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड यही है, इसका पॉपुलर एग्जांपल जो होता है, ठीक है, पॉपुलर एग्जांपल जो है मैंगो। और 10 में से 8 बार ऑप्शन में मैंगो ही दिखता है। ठीक है, कोकोनट सीड भी। तो ये इस तरीके के सीड की कैटेगरी है जिसमें की वाइबिलिटी उसकी लूज कर जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारी सीड की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे सीड के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद सीड प्रोडक्शन यानी सीड के क्लासेस पे चलते हैं। तो एक अच्छे सीड के अंदर क्या क्या क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि गुड क्वालिटी सीड के अंदर क्या बात होनी चाहिए, किसको हम गुड क्वालिटी सीड कहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, प्योरिटी। कभी भी अगर क्वालिटी की बात होती है तो क्वालिटी कहाँ से आती है, प्योरिटी से। प्योरिटी किस तरीके से, जेनेटिक प्योरिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर और उसकी फिजिकल प्योरिटी भी होनी चाहिए।
जेनेटिकली भी प्योर होना चाहिए, फिजिकली भी प्योर होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज, अच्छे क्वालिटी सीड में, ठीक है, अच्छे क्वालिटी सीड में हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। मीन्स मॉइस्चर जो होना चाहिए उसमें, कंटेंट ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक। और फिर इसके बाद कहानी वाली बातें लिखने वाले का थ्योरी में लिखना है कि अगर आपने बोलते हैं फिजिकल प्रियोरिटी है, तो कुछ कैटेगरी होता है ऑब्जेक्शनल वीड की। अब जो वीड साइंस पढ़ते हैं तो हर कुछ क्या, कुछ वीड ऐसे होते हैं या वीड के सीड ऐसे होते हैं जो ब्रेन के सीड को मिमिक करते हैं, उसके जैसे ही दिखते हैं, तो उससे भी फ्री होना चाहिए। ठीक है। तो फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनल वीड, इससे फ्री होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि राइस के केस में आपकी वाइल्ड राइस होती है, वो हो गई। ठीक है। वीट के केस में कॉन्वोलस अरवेंसिस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें और बाकी चीजें क्या, हाई वीगर होनी चाहिए, हाई वो होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू गुड होनी चाहिए, सेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, सेफ साइज, ये सब तमाम सारी चीजें। ठीक। तो जो एग्जाम में पूछता है, दो चीजें यहीं से पूछती है, मॉइस्चर कंटेंट और आपका जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी से ही क्वेश्चन पूछता है। तो गुड शेप, ये सारी चीजें अगर रिटन एग्जाम में तो उसमें आप लिख सकते हो, गुड शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वाइगर होना चाहिए। ठीक है। वाइगर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वाइबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि हमको ध्यान रखना है एक अच्छी क्वालिटी सीड में। तो प्योरिटी की बात करें तो अल्टीमेटली हम क्या बात करेंगे, प्योरिटी होनी चाहिए 100%। ठीक है। अभी हम क्लासेस ऑफ सीड में चलते हैं, बहुत सारे क्लासेस ऑफ सीड होती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ब्रीडर सीड होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीड न्यूक्लियस है, ब्रीडर है, फाउंडेशन है, सर्टिफाइड सीड है। तो जो ब्रीडर सीड होती है, उसकी जो प्योरिटी होती है वो 100% होती है। ठीक। जो फाउंडेशन सीड होती है, एक मिनट।
हेलो, हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो मैं बात कर रहा था, हाँ अब आ रही, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रीडर सीड की जो प्योरिटी होती है वो सबसे ज्यादा 100% होती है। फाउंडेशन सीड की 99.5% होती है और सर्टिफाइड सीड की 99% होती है। मीन्स अगर हमसे कोई पूछेगा कि परमिसेबल लिमिट कितनी होगी फाउंडेशन सीड के लिए, तो आप 100 में से 99.5 को सब्ट्रैक्ट करिए, मीन्स 0.5% फाउंडेशन सीड के लिए परमिसेबल लिमिट है और सर्टिफाइड सीड के लिए 1%। मीन्स कोई भी अच्छी क्वालिटी का सीड की जेनेटिक प्योरिटी 98 से 100 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको एक अच्छा क्वालिटी सीड बोलेंगे। और फिजिकल प्योरिटी के बीच के बोले तो फिजिकल प्योरिटी में क्या हो सकता है, एड मिक्सचर जो उसके अंदर हो सकता है, या तो क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है, स्ट्रॉ हो सकता है, या चैफी ग्रेन्स हो सकते हैं। ज्यादातर राइस के केसेस में आप देखोगे कि आपका ग्रेन जो है खाली रह जाती है। तो उसी सब चीज को हम लोग एक टर्म में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। और उसी इम्प्योरिटी परसेंट, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, इम्प्योरिटी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी परसेंट को हम डॉकेस कहते हैं, ठीक। दूसरी जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो ऑप्टिमम होना चाहिए। अब इसमें थंब रूल एक ही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टोर कर रहे हैं तो क्रॉप यानी सीड के अंदर जो मॉइस्चर परसेंट होना चाहिए 6 से 8% ही होना चाहिए, ठीक। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक, एक सीजन के लिए कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो 10 से 13 या 14%, मीन्स नॉट मोर देन 40%। 14% से अगर ज्यादा रखते हो तो उसकी जरूरत मीन्स आपके ज्यादा इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली हम जो सीरियस क्रॉप को स्टोर करते हैं वो करते हैं 10 से 12% पे, और जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स होती है उसको 8% पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑयल सीड्स के लिए बोल सकते हैं, ऑयल सीड्स के इसी बीच में लाई करेगा, और जो सीरियल्स होते हैं इसमें करेंगे हमारे। तो ये ऑप्टिमम परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। और ये जो हमारा वीड वाला है, ये इसको हम लोग वीड साइंस में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। एक दो एग्जांपल अगर चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि राइस के केस में हमारा क्या है, वाइल्ड राइस, ठीक है। वीट के केस में कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस, कॉन्वोलुलस स्पीसीज, ठीक है। ये कुछ हमारे बातें थी एक अच्छी क्वालिटी सीड के बारे में, ठीक। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से इस सीड टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है वो होता है क्लास ऑफ सीड से, क्लासेस ऑफ सीड। तो अगर ऐसे बात करें तो क्लासेस तो 5 हैं, लेकिन अगर इंडिया में बात करते हैं तो आपकी 4 हैं, ठीक है। और कहीं कहीं बुक में आप देखोगे तो 3 ही मिलेंगे या 4 मिलेगी आपको, न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड एक ही में मिल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, पांचों मैं लिख देता हूँ, पहले न्यूक्लियस सीड, दूसरा हमारा ब्रीडर सीड, तीसरा हमारा है फाउंडेशन सीड, चौथा सर्टिफाइड सीड, ठीक है। और इसी के बीच में कहीं हमारा एक रजिस्टर्ड सीट भी आता है, लेकिन वो इंडिया में हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, रजिस्टर्ड सीट। क्लास में तो यही आता है, एक इसके अंदर नीचे एक कैटेगरी आती है ट्रूथफुल्ली लेबल्ड सीड, ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। इतने ही को सीड हमारे इंडिया में, मीन्स हमारे जो भी सीड इंडस्ट्री है उसमें ये सीड पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सब सीड की एक पहचान होती है, उसके लिए हम इसको एक टैग दिए हैं, ठीक है।
और टैग कलर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक से बात करते हैं। तो न्यूक्लियस सीड का अगर आपसे कोई पूछे कि टैग क्या है, तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन ब्राउन टैगिंग होती है। लेकिन हालांकि न्यूक्लियस सीड कोई प्रोड्यूस नहीं करता, ब्रीडर सीड ही ज्यादातर लोग ही न्यूक्लियस सीड को ब्रीडर सीड में ही कंसीडर कर लेते हैं। और ब्रीडर सीड का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है हमारा। फाउंडेशन सीड का हमारा जो कलर होता है ये हमारा होता है व्हाइट। टैग का कलर होता है ना। रजिस्टर्ड सीड का हमारा कलर होता है पर्पल। सर्टिफाइड सीड का जो कलर होता है ब्लू या एजोरा ब्लू। और जो हमारा ट्रूथफुल लेबल्ड सीड होता है उसका होता है ओपल ग्रीन कलर। तो बाजार में जितने भी होते हैं इसी तरीके के सीड मिलते हैं, ग्रीन कलर। तो ये हमारे टैग कलर से रिलेटेड बातें थी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड वन वन एक एक दो दो पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। कैरेक्टर, ठीक है। तो न्यूक्लियस सीड क्या है कि अगर किसी सीड को या कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो इनिशियल सीड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक है। और उसी की प्रोजनी को, ये ऐसे ही सीक्वेंस चलता है, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज नोन एज ब्रीडर सीड। ठीक है। ये सबसे ऊपर ये है, इसके प्रोजनी को ये कहेंगे, इसके प्रोजनी को फाउंडेशन सीड, इसके प्रोजनी को ये कहेंगे। ठीक है। तो दोनों सीड के बारे में बात करें तो ये इसकी जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो 100% होती है। और इसकी क्वांटिटी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। मीन्स ऐसा नहीं होता कि बहुत अधिक क्वांटिटी में होती है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, प्लांट ब्रीडर। मीन्स जो साइंटिस्ट है जिसने ब्रीडिंग की है। ठीक है। इम्प्रूव्ड वैरायटी की सीड केवल केवल ब्रीडर के पास होती है। इसी दोनों सीड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड, क्योंकि ये ब्रीडर ही ग्रो करता है, अपने स्ट्रिक्ट सुपरविजन में करता है। ठीक है। और जब उसको समझ में आता है कि जेनेटिक और इसकी फिजिकल प्योरिटी भी, जो इसकी फिजिकल प्योरिटी होगी, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी भी 100% होती है। ऑलमोस्ट मीन्स फिजिकल 100% होना टेक्निकली बहुत टफ होती है, लेकिन ऑलमोस्ट मानी जाती है कि इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। ठीक है। इसको ग्रो कौन करता है, ब्रीडर करता है। अब इसके बाद बात करते हैं गेम किसका आता है। इसके बाद गेम आता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड क्या है, ये प्रोजनी है इसकी, ब्रीडर सीड की। प्रोजनी का मतलब समझ में आ रहा है, एक ये आपने एक क्रॉप लिया, इसको अगले साल इसने आपने इसमें ग्रो कर दिया, ये इससे जो क्रॉप है ये आपकी प्रोजनी है। इसमें से आपने सीड लिया, इसको आगे बड़े स्केल पे ग्रो कर दिया, ये इसकी प्रोजनी है। फिर आगे और बड़े स्केल पे ग्रो कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोजनी है। तो फाउंडेशन सीड क्या है, प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। ठीक है। और इसको क्या है, इसकी जेनेटिक, और इसको हम लोग मदर सीड कहते हैं। खास बात है क्या, इसको मदर सीड कहते हैं। मदर सीड क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड केवल हमारे ब्रीडर तक ही कन्फाइंड था, लेकिन जो हमारे रिसर्च स्टेशन है या जो एनएससी है, नेशनल सीड कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन जो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। वो इसका प्रोडक्शन करती है। और ये मदर सीड होता है क्योंकि ये फाइनली इसी से ही जो हमारा मार्केट में सीड बिकता है वो फाउंडेशन सीड से ही बिकता है। ठीक, इसका प्रोडक्शन ये करती है। इसका जो फिजिकल जेनेटिक प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी 99.5% होती है, जो कि मैं हम लोग ने बात कर लिया। और फिजिकल प्योरिटी जो है इसकी 98% हम लोग मानते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और इस कुछ स्टेट एग्रीकल्चर या सीड सर्टिफाइंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है भैया कि सारे स्टेट सर्टिफाइंग एजेंसी इसको कर सकती है। तो केवल फाउंडेशन सीड में यही याद रखो कि इसका प्रोडक्शन नेशनल सीड कारपोरेशन ही करती है, केवल केवल। ठीक है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी भी करती है, लेकिन उसको स्किप कर दो अभी। ठीक। रजिस्टर्ड सीड, इसमें तो बस यही पर्पल टैग ही इंपॉर्टेंट है, अपने इंडिया में होता नहीं है। ठीक है, नॉट इन इंडिया, नॉट इन। ठीक।
अगर इसको भी बोलना होता क्या होता है ये फाउंडेशन सीड, तो ये इसकी प्रोजनी होती है, ठीक है, प्रोजनी ऑफ, ठीक है, प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ, यानी रजिस्टर्ड सीड से भी आप रजिस्टर्ड सीड पैदा कर सकते हो या फाउंडेशन सीड से पैदा किया, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हम लोग यही घुमा के ले आएंगे यहाँ पे प्रोजनी, ठीक है। या तो ये सर्टिफाइड सीड हमारे इंडिया में है तो इसकी बात करते हैं। सर्टिफाइड सीड वो सीड होती है जो कि मीन्स प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड, मीन्स ये लिख लो प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड, मीन्स सर्टिफाइड सीड से भी आप सर्टिफाइड सीड पैदा कर सकते हो। इसकी जो आपकी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो होती है 99%, और ये सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है मीन्स आपकी स्टेट की जो सीड सर्टिफाइंग एजेंसी आती है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, उसके यहाँ हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स जनरली अगर एक किसान के हाथ में पहला जो सीड आता है तो वो सर्टिफाइड सीड ही आता है, फार्मर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर सीड मल्टीप्लिकेशन, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीड मार्केट में लाए। तो ये सारी बातें थी इन सब सीड क्लासेस से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ट्रूथफुली लेबल सीड। अब जैसे कि क्या है कि अभी हम लोग ने ये चीजें पढ़ी है और इसको प्रोडक्शन करना आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप क्लासिफाइड या सर्टिफाइड सीड पैदा कर सको। ये सारे ऊपर के 5 सर्टिफाइड सीड हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सीड इंस्पेक्टर की जरूरत होगी, ठीक है, सीड सर्टिफाइंग एजेंसी से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तमाम सारी चीजें करनी होती हैं, फिर जाके ही आपको टैग मिलता है कि हाँ ये सर्टिफाइड सीड है। और ट्रूथफुल लेबल सीड में क्या है कि भैया हमको बहुत सारे रिसर्च नहीं करना है, हमको सबके पास चक्कर नहीं लगाना है, बस हाँ हमने एक सीड लिया, सीड के लिख दिया उसका जर्मिनेशन परसेंटेज इतना है, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी इतनी है, वेट इतना है, इसमें ये कंटेंट पाया जाता है, ये सब अच्छे से लेबल करके उसको बस मार्केट में सेल कर दिया। इसके लिए नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, मीन्स इसके लिए नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, मीन्स बिना सर्टिफिकेशन के आप इस सीड को मार्केट में सेल कर सकते हो। तो बाजार में जितनी भी सीड्स मिलती है ज्यादातर हमको इसी में मिलती है, मीन्स फुल्ली लेबल्ड सीड मिलती है जिसपे बस उसका स्पेसिफिकेशन अच्छे से मेंशन होता है। अब उसके बाद बात कर रहे थे आइसोलेशन डिश। सर ये जेनेटिक प्योरिटी 100% फिजिकल मतलब न्यूक्लियर सीड का जो पॉइंट्स है वो सब ब्रीडर सीड के लिए कॉमन है। क्या ब्रीडर सीड के बारे में नहीं बताते आप, न्यूक्लियर सीड डायरेक्ट फाउंडेशन। ब्रीडर सीड से डायरेक्ट फाउंडेशन सीड बनाई जाती है ना, न्यूक्लियस सीड तो कुछ होता ही नहीं, न्यूक्लियस सीड मतलब एक इनिशियल सीड मिलता है जो कि आपका इम्प्रूव्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, या इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है। जेनेटिक प्योरिटी 100%, जेनेटिक प्योरिटी 100%, फिजिकल प्योरिटी 100% लिमिटेड, ये न्यूक्लियर सीड का कैरेक्टरिस्टिक है ना। हाँ नहीं नहीं, न्यूक्लियस और ब्रीडर दोनों, बस आप बुक में देखोगे ना तो ये ऑब्लिक करके लिखा रहता है, ठीक है, ये दोनों मीन्स का है कि प्रोड्यूस बाय प्लांट। दोनों का है, हाँ हाँ दोनों का है, ठीक है, मीन्स इसको तो एक ही मानते हैं, बहुत सारे बुकों में इसको एक ही मानते हैं, और ये होता भी एक ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस सीड बहुत छोटी चीज होती है जो कि आपके दिमाग में क्लिक किया हुआ एक आइडिया या एक सीड है, क्योंकि इम्प्रूव्ड वैरायटी से आपके पास 5-10 दाने जो भी सीड मिल गए, ठीक है। इसके बाद बात करें तो काफी सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। हाँ, और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं उसके द्वारा भी ये दिया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस सर्टिफाइड सीड को मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है, और जो फिर फर्दर मार्केट में सेल होने के लिए आता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, अभी तो हम लोग जेनेटिक प्योरिटी की बात की थी ना, तो जेनेटिक प्योरिटी कैसे कंटामिनेट होती है। जेनेटिक प्योरिटी को जो होती है वो सबसे ज्यादा जो हमारी कंटामिनेट होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन से होती है, मीन्स पॉलिनेशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे कि हमारी बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं लेकिन उसमें मेजर जो फैक्टर्स होते हैं
कि पॉलिनेशन कंट्रोल्ड वे में, अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में अगर नहीं हुआ, तो अगर हमारा क्रॉप क्रॉस पॉलिनेशन या किसी भी मतलब एक ये आपका क्रॉप है, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे, लेकिन बगल में कोई दूसरी क्रॉप है, वहां से पॉलन आया आपको इस यहाँ पे इस फ्लावर पे आके, तो उसने आपके सीड को कंटामिनेट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो सीड बनता है वो क्या आफ्टर पॉलिनेशन बनता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें जब सीड प्रोडक्शन करना होता है, तो उस अनवांटेड या जो हमारा कंटामिनेंट से बचाने के लिए हम लोग को एक डिस्टेंस फॉलो करना होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। और इसका काम क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन या कंटामिनेंट्स, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ताकि आपकी फिजिकल और केमिकल सॉरी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी मतलब अच्छी से बनी रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक थंब रूल यही होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन हमारी क्रॉप कितनी तरीके की होती है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, और ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। म्यूट कर लेना, ठीक, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ, क्रॉस और ऑफ एंड, ठीक। तो क्या हम लोग पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक। ये हमारा पॉलिनेशन की डिफिनेशन होती है, ठीक, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा से ये जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। अगर ये हमारा सेम फ्लावर में हो रहा है, अगर ये प्रोसेस हमारा सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक, सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है जीटोनोगेमी होती है, ठीक है, वो जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे जीटोनोगेमी में क्या होता है, ठीक है, या लिखी ले। गैमी बिल्कुल इसी तरीके से है, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, प्लांट तो सेम होता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। और क्रॉस पॉलिनेशन हमारा कहाँ होता है? ये हमारा होता है डिफरेंट प्लांट पे, के बीच में होता है, मीन्स एंथर टू स्टिग्मा जो है आपका पॉलिन ग्रेन, मीन्स एक इस प्लांट का एक दूसरे प्लांट का, ठीक है, यहाँ से पॉलिन यहाँ पे जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पे दोनों की चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको डिवाइड करना होता है या डिफिनेशन अगर देना होता है, तो हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ क्लास क्रॉस पॉलिनेशन के बेसिस पे ही हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर किसी में क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स सीपी परसेंटेज लेस देन 5% है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन का परसेंटेज 5% से कम है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और 95% से ज्यादा है सीपी परसेंटेज, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और बीच का है, अगर 5 to 90 बोल दे या 95% बोल दे, अगर क्रॉस पॉलिनेशन का परसेंटेज हमारा इसके बीच में होता है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन या ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये क्रॉप स्पेसिफिक होता है, हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये 100% सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, और ये बोलते हैं कि ये मेजरली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो कुल मिला के जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, उसमें हमें आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा रखनी होती है, और जो हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखना होता है। तो कुछ कुछ बस मैं एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है, उसमें बस
आप बस समझ लेना। और ये भी याद रखना कि फाउंडेशन सीड में जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सर्टिफाइड सीड। मीन्स फाउंडेशन सीड बहुत दूर दूर तक लगाए जाते हैं, सर्टिफाइड सीड कम कम दूरी पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्फ पॉलिनेशन का नाम लिखेंगे, कुछ ऑफन का और कुछ क्रॉस का। ठीक है, तो क्रॉप, फाउंडेशन सीड का डिस्टेंस, इन मीटर की बात करें मीटर में है, और सर्टिफाइड सीड। अब देखो, जिसमें प्योरिटी हमको ज्यादा बनाना होगा उसमें डिस्टेंस भी हमको ज्यादा रखना होगा। जैसे फाउंडेशन सीड में क्या प्योरिटी सर्टिफाइड सीड से ज्यादा होती है, इसलिए हमको इसमें डिस्टेंस भी ज्यादा रखना होगा। लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जैसे राइस है हमारा, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, एसपी मीन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक, वीट है, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, जनरली हमारे जो ग्राउंड नट्स हैं, ठीक है, या पल्स क्रॉप्स, ऐसे लिखते हैं ना, सीरियल्स पल्स करते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पल्स क्रॉप, ये सेल्फ पॉलिनेटेड जो पल्स क्रॉप्स हैं उसकी बात करें। ठीक है, आ, और फिर उसके बाद बात करते हैं ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। तो हमारा सॉर्गम है, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, रेड ग्राम है जिसको अरहर कहते हैं, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आता है। तो ये भी एग्जांपल कभी कभी पूछ देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक, ओकरा है, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक, और इसमें बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में एग्जाम्पल इसका बहुत ज्यादा हो सकता है, अगर आप चेक करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उतना ज्यादा हम लोग डिटेल में जा नहीं रहे। मेज है क्रॉस पॉलिनेशन। एट्थ क्या है, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स जितने होते हैं वो हमारे क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे कुछ क्रॉप्स हैं। तो इसमें जो हमारा फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए 3 मीटर, 3 मीटर, वीट के लिए भी 3 मीटर होता है। पल्स के लिए हमारा 10 मीटर होता है। और थोड़ा सा एक थंब रूल है कि जो सर्टिफाइड सीड का डिस्टेंस होता है इसका हाफ होता है। ठीक है, अगर गेस भी करना है तो फाउंडेशन का हाफ जो होता है सर्टिफाइड सीड का डिस्टेंस होता है। तो 10 का 5 मीटर ये हो जाता है। सॉर्गम की बात करें तो सॉर्गम में, हाइब्रिड सॉर्गम में ये 300 होता है, 300 मीटर, और सर्टिफाइड सीड का 200 मीटर। चार्ट बने हुए हैं, देख लेना। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने के कि जो फाउंडेशन सीड में डिस्टेंस ज्यादा होती है और सर्टिफाइड सीड जनरली उसका हाफ होता है। ठीक है, आपका जैसे अरहर है तो उसमें 200 मीटर पे लगाई जाती है फाउंडेशन सीट और 100 मीटर पे सर्टिफाइड सीट लगाई जाती है, यहाँ पे भी हाफ है। ठीक है, ओकरा की बात करें तो 400 मीटर पे लगाई जाती है ये। ठीक है, और ये 200 मीटर पे सर्टिफाइड सीट लगाई जाती है। ठीक है, और जो कुकर बिट्स मेज की बात करें तो 400 मीटर पे ये भी लगाई जाती है और 200 मीटर पे सर्टिफाइड सीड। तो जनरली ये एक है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें 10 मीटर या 50 मीटर से ज्यादा नहीं जाता, मीन्स मैक्सिमम 50। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस या मैक्सिमम जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू नियरली 50 मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड वाले जो होंगे वो मैक्सिमम हमारे 400 तक रहेंगे, मीन्स ये मैक्सिमम हमारी इसकी जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम 400 मीटर तक होगी। और जो हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड वाले होंगे ये 1600 1000 के बीच में जाते हैं, मीन्स ये मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1600 मीटर। फाउंडेशन सीट की बात कर रहे हैं। कुकर बिट्स की बात करें तो ये 1000 मीटर होती है और इसका हाफ 500 मीटर होता है। तो एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ, कि 50 से ज्यादा नहीं जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, और ऑफेन में है तो 400 मीटर से ज्यादा नहीं जाएगा, और क्रॉस पॉलिनेटेड ज्यादा का क्रॉस पॉलिनेटेड है तो 400 से 1600 के बीच का रेंज आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आइसोलेशन डिस्टेंस से रिलेटेड जरूरी थी। ठीक,
उसी तरीके से एक चार्ट और इसमें इंपॉर्टेंट है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। एक सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है, एक होता है हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे सीड मल्टीप्लिकेशन सारा चीज इसी का क्या है, सर्टिफाइड सीड किसान को क्यों दिया जाता है कि आपकी सीड जो आपको मिली है उससे आपने कितना सीड प्रोड्यूस किया, मीन्स आपने एक सीड से, मीन्स वन सीड से, एक सीड को जर्मिनेट करने के बाद, आफ्टर जर्मिनेशन एक सीड से कितने सीड, मीन्स कितने सीड का इल्ड, मीन्स इल्ड में आपके कितने सीड आए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। ठीक है, तो कुछ कुछ क्रॉप्स में ये पूछ लेता है कि किसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ज्यादा होता है, किसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कम होता है। ठीक है, इस तरीके के कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो वो देख लेना एक छोटा सा, क्योंकि पॉपुलर जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, राइस है, वीट है, ठीक है, पल्स क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, कोल क्रॉप्स हैं, तो इसमें बस थोड़े थोड़े जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसको ही चेक कर लेने हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल जैसे पैडी के साथ बताता हूँ, क्योंकि पॉपुलर एग्जांपल, पॉपुलर क्रॉप हमारे इंडिया का पैडी ही है। तो पैडी की बात करते हैं, राइस की बात करें, तो राइस में अगर हम इसको बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो की वैल्यू क्या होती है राइस में, तो हाइब्रिड के लिए 1:100 होती है। ये हाइब्रिड क्या बता रहा हूँ मैं, कहने का मतलब कि आप एक एक पैडी सीड से आप 100 पैडी सीड हाइब्रिड के ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसकी थी। पल्स में बात करें, ठीक है, तो ये सीरियल्स की बात होगी, सीरियल में मीन्स 50 से ज्यादा ही हो गया, या वीट में करते हैं तो वीट में कम है। वीट का कभी एक दो एग्जाम में पूछा भी गया, 1:20। ठीक है, एक गेहूं के दाने से आप 20 गेहूं के दाने पैदा करते हैं। उसी तरीके से ग्राम की बात करें, जो पल्स है, जो गोल्ड सीडेड है, जो बड़े बड़े दाने होते हैं जिसकी सीड साइज ज्यादा होती है, उसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कम होगा, जैसे कि ग्राम है। ठीक है, तो उसका 1:10 मीन्स एक दाने से आपने 10 दाने प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये है। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। आपका सबसे मैक्सिमम जो होता है आपका ब्रिंजल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीड आपको सीड मल्टीप्लिकेशन का देखते हुए मिलता है, तो ये ब्रिंजल होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो जो होती है ब्रिंजल की होती है। एक ब्रिंजल से आप 450 ब्रिंजल सीड्स पैदा कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू है। आप देखोगे कहीं भी सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो के चार्ट आप सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने बड़े सीड्स होते हैं उसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कम होगा, और जितने छोटे सीड्स होते हैं, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन रेशियो ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछेगा लोवेस्ट किसका होगा, तो लोवेस्ट होता है पोटैटो, हाईएस्ट ब्रिंजल, लोएस्ट पोटैटो, 1:4, ये लोवेस्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का, हाईएस्ट क्या, लोवेस्ट क्या, और जनरल क्रॉप्स के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक गेस करने या ऑप्शन को टिक करने में हेल्प हो जाती है। ठीक, अब जैसे कि हमने काफी देर से हमने जब सबसे पहला ही बात बोला था कि सीड और ग्रेन में क्या अंतर होना चाहिए, तो सीड वाइबल होना चाहिए। वाइबल मीन्स अलाइव, मीन्स उसके अंदर जान होनी चाहिए, वो लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सीड वाइबिलिटी क्या है। वाइबिलिटी ऑफ सीड, वाइबिलिटी ऑफ सीड क्या है, मीन सीड के अंदर क्या है कि जर्मिनेशन कैपेसिटी होना, यानी कि एक समय के पे अगर आपको सीड रखा है, ठीक है, उसको वाइबल कब कहेंगे, कि अगर आपने उसको मिट्टी में डाला तो वो एक नए क्रॉप को ग्रो कर दे, मीन्स अलाइव होना चाहिए। ठीक है, लाइव मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना हम जिंदा हैं, तो जिंदा होने का प्रमाण क्या है, हम सांस ले रहे हैं। तो उसी तरीके से वाइबल सीड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन।
तो ये कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन होना चाहिए। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये, अगर कोई हमसे पूछे वाइबिलिटी क्या होती है, तो कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, ऐसा सीड जो कि जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखता हो या कैपेबल हो, ठीक है, उसको हम वाइबल सीड कहते हैं। ठीक, अब बाजार में बहुत तरह के सीड आए, ठीक है, तो सीड की वाइबिलिटी चेक करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हर सीड को हम मिट्टी में डालेंगे और फिर चेक देखेंगे कि कौन सा वाइबल है कौन सा नहीं, तो ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमारे सीड की वाइबिलिटी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट फॉर वाइबिलिटी, इससे क्वेश्चन आते हैं। वाइबिलिटी ऑफ सीड, सीड की वाइबिलिटी क्या है, कैसे टेस्ट की जाएगी? तो तरीके जो है, सबसे पहला जो है KMnO4 मेथड, यानी पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। फोर मेथड, ठीक, इसमें क्या होता है कि आपका ये एक तरीके से क्वालिटेटिव टेस्ट है। पहले पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। दूसरा क्या है आपका, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। तीसरा ग्रोडेक्स टेस्ट। इसी से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, वाइबिलिटी और डोरमेंसी टेस्ट, इन्हीं दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हालांकि यही तीन ज्यादातर ऑप्शन में आते हैं, बाकी जो तीन लिखा रहे हैं इसको बस एक बार अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कंडक्टेंस, टेंस टेस्ट। इसके बाद है हमारा इंडिगो कैरमाइन मेथड, और इम्ब्रियो कल्चर मेथड। ठीक, तो शुरू के जो तीन है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, KMnO4 जो है एक तरीके से क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है, हमारा जो टेस्ट है उसमें जो KMnO4 है ये क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटी के बेसिस पे उसको बताता है। मीन्स इसका जो क्वार्टिलिडन होगा, अगर आप इसमें सीड को आप टेस्ट करोगे तो जहां भी इसका लिविंग सेल होता है, ठीक है, कुछ समय के बाद आपको वहां पे रेड रेड दिखेगा। मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो सीड है, ठीक है, वो जहां लिविंग सेल होगी वहां पे आपको KMnO4 जो लाल कलर का होता है वैसा रेडिश कलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये वाइबिलिटी टेस्ट। दूसरा टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोल जैसे ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, उसी तरह टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है ये हमारा बायोलॉजिकल टेस्ट है। तो इतना ज्यादा डिटेल में तो कभी नहीं पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल टेस्ट फॉर वाइबिलिटी ऑफ द सीड, ठीक है, तो वो एक बार देख लेना। तो इसमें हम जो है टेट्राजोलियम में जो है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यही अगर ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, तो गॉर्डेक्स ये हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज्यादातर जर्मिनेशन टेस्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेम है, टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे टेट्राजोलियम ब्रोमाइड हो जाती है, बस यही डिफरेंस है। तो नाम लिख देते हैं, ट्राई फेनिल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। तो यही बात है, क्वालिटेटिव टेस्ट यानी कि KMnO4 टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, गॉर्डेक टेस्ट, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर, इंडिगो कार्माइन, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेस्पिरेशन टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट जो है इसमें से इस्तेमाल करके आप इसका वाइबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो वाइबिलिटी के बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डोरमेंसी। डोरमेंसी या सी डोरमेंसी,
डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी मीन्स हम लोग देखते हैं डॉर्मेट्री नाम सुनते हैं या कहीं होटल में देखते हैं तो डॉर्मेट्री डॉर्मेट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ आदमी सोता है यानी स्लीप मोड। एक तरीके से याद रखो किसी स्लीपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एक होता है स्लीपिंग, एक होता है डेथ। मीन्स मरे हुए आदमी को आप कितना भी जगाओ वो नहीं जगेगा, लेकिन सोते हुए आदमी को आप जगाओगे तो जग जाएगा। तो सी डॉर्मेंसी का मीन्स ये होता है कि कभी क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन है, तो क्या सीड उस वक्त जर्मिनेट नहीं करता है और एक डोरमेंट स्टेज पे चला जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को बचा सके। फिर बाद में जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ठीक है, तब वो अपने आप को अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तेज करके जर्मिनेशन शो करता है। तो ये एक तरीके से रेस्टिंग स्टेज होती है या सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है सीड का, ठीक है। तो मैं तो इसको रेस्टिंग ना बोल के मैं इसको बोलता हूँ सर्वाइवल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मीन्स क्या है कि अगर सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता तो वो अपने आप को डोरमेंट स्टेज में ले जाता है, मीन्स इनएक्टिव स्टेज। डोरमेंट स्टेज में बोलने का मतलब इनएक्टिव स्टेज पे कन्वर्ट कर लेता है, और जैसे ही फिर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेशन शो करने लगता है। जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन, तो ये इसकी उसकी डोरमेंसी कहलाती है, फेवरेबल कंडीशन। इसमें वो फिर एक्टिविटी अपनी स्लो कर सकता है। तो डोरमेंट जाने का मीन्स वो क्या-क्या कर सकता है चीज़ें, ठीक है? तो उसमें क्या है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर सकता है, रेस्पिरेशन रेट कर सकता है, कम कर सकता है, सीड कोट को काफ़ी हार्ड कर लिया, ठीक है? वाटर मॉइस्चर लॉस नहीं होने दे रहा है, ठीक है? तमाम तरीके के तरीके से ये अपनी डोरमेंसी करता है, ठीक है? तो अगर बात करें तो 2 तरीके की डोरमेंसी, प्राइमरी डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी होती है। ठीक है, प्राइमरी डोरमेंसी। तो इसको हम लोग इनेट डोरमेंसी भी कहते हैं, इनेट डोरमेंसी, ठीक। तो ये डोरमेंसी कैसे होती है, जो कि जैसे ही सीड अपने यहां से, ठीक है, दो तरीके से इसको भी कर देते हैं, आसान करते हैं। और इसको प्राइमरी डोरमेंसी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी डोरमेंसी जो कि इंड्यूस डोरमेंसी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी डोरमेंसी जो कि मदर से आता है, ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी है, मतलब जो भी है अपने मदर प्लांट में से एक तरीके से जो जेनेटिकली आ रही है, ठीक है, जे या वो जिस प्लांट से वो उसकी मदर प्लांट है वहां से ये इसने डोरमेंसी इंड्यूस किया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको हम दो तरीके से करते हैं, इंडोजीनस और एक्सोजीनस, ठीक है। इंडोजीनस डोरमेंसी और एक्सोजीनस डोरमेंसी, ठीक। इंडो और एक्सोजीनस डोरमेंसी की बात करें तो एक्सो मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर डोरमेंसी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम एक्सोजीनस डोरमेंसी कहते हैं। और इंडो डोरमेंसी मीन्स जो कि इंटरनल फैक्टर की वजह से डोरमेंसी हो रही है, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर क्या ही हो सकता है हमारा, ड्यू टू एम्ब्रियो। सीड के अंदर का इंटरनल चीज क्या होता है, एम्ब्रायो ही तो होता है उसका। तो एम्ब्रायो की वजह से अगर होती है डोरमेंसी, ठीक है, तो ये हमारा इंडोजिनस डोरमेंसी होती है, ठीक है, ड्यू टू एम्ब्रायो, ठीक। और एक्सोजिनस मीन्स क्या है कि ये हमारा क्या है, सीड के बाहर का कोई फैक्टर्स है। तो सीड के बाहर क्या होता है, सीड कोट, एक्सटर्नल चीज क्या है, ये हमारा सीड कोट। तो सीड कोट के फैक्टर की वजह से अगर डोरमेंसी आती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस। और अगर इम्ब्रायो की वजह से अगर कोई डोरमेंसी आती है तो उसको हम कहते हैं इंडोजीनस, ठीक। अब इसमें क्या कि तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। सीड फिजिकली क्या हो सकता है, सीड कोट हार्ड हो जाए, ठीक है, हार्ड सीड कोट हो जाए, हार्ड सीड कोट, ठीक है, जनरली जो हमारे पल्स क्रॉप में देखने को मिलता है, ठीक है। या केमिकली कोई ऐसा चीज हो जाए जिससे सीड कोट जो ही, मतलब एक तरीके से सीड कोट ही जो है जो जर्मिनेशन को रोक रहा है, ठीक है। ये फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है, और मैकेनिकल भी, मतलब मैकेनिकली भी हो सकता है। केमिकली इनहिबिट कर रहा हो कोई चीज, ठीक है,
और या कोई ग्रोथ ऐसा स्ट्रक्चर आपने उसके ऊपर डेवलप कर लिया है प्लांट ने अपने ऊपर, जिससे कि उसका प्लूम्यूल्स और रेडिकल ग्रो नहीं कर रहा है। कुल मिला के मोटा-मोटा फंडा कि सीड कोट अगर प्लांट के जर्मिनेशन को रोकता है तो उसको एक्सोजीनस प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। और अगर एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो में क्या-क्या चीजें हो सकती है? एक तो इमैच्योर है, अभी मैच्योर ही नहीं है, ठीक है, मैच्योर है, ठीक है, जैसे कि इमैच्योर जो होता है एम्ब्रायो की वजह से डोरमेंसी एप्पल में देखने को मिलता है, ठीक है, इसका जो एग्जांपल है एप्पल में देखने को मिलता है इमैच्योर, यानी मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी जिसको कहते हैं, इमैच्योर एम्ब्रियो की वजह से एप्पल में डोरमेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी यानी कि कोई भी हमारा जो प्लांट ग्रोथ जैसे रेगुलेटर होते हैं उसी तरह इनहिबिटर है, उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो इस वजह से एम्ब्रियो की वजह से अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इंडोजिनस और एक्सोजिनस। जो तीसरे दूसरी तरह की डोरमेंसी हमारी है वो होती है हमारी सेकेंडरी, सेकेंडरी डोरमेंसी। अब सेकेंडरी डोरमेंसी को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। ये डोरमेंसी जो होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है, ठीक है, यानी कि ये हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन से होता है, मीन सीड की वजह से नहीं होता। प्राइमरी जो होती है ये ड्यू टू सीड, ये ड्यू टू सीड है हमारा, ठीक, ओनली ड्यू टू सीड। और जबकि इंड्यूस जो होता है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि कहीं टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, ठीक है, कहीं लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर उसकी वजह से आपको डोरमेंसी देखने को मिलती है। तो तमाम सारे तरीके के ये सब डोरमेंसी के मेथड थे, टाइप थे, ठीक है। अब इस डोरमेंसी को ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी दो बातें हैं कि डोरमेंसी को ब्रेक कैसे करेंगे। आज हम लोग बस पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, और उसके बाद कल हम लोग और पढ़ेंगे कि डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं डिटेल में, ठीक है। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और क्या क्या चीजें हैं, कभी सीड लॉ आई है, थोड़ा वन लाइनर्स करके इससे सीड वाले चैप्टर को खत्म कर दिया, लेकिन मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो डोरमेंसी या ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सीड डोरमेंट को ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेकिंग ट्रीटमेंट ऐसा एक सीड जो डोरमेंट स्टेज में है उसकी डोरमेंसी कैसे ब्रेक करेंगे। तो पहला तो तरीका है फिजिकल डोरमेंसी, दूसरा है मैकेनिकल, या पहले फिजिकल बता देते हैं। फिजिकल में जैसे कि आपका आता है स्कैरिफिकेशन, ठीक, इसके बाद आपका आता है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक। स्कैरिफिकेशन में हमारा जो है, या पहले ये लिख केमिकल में, चार्ट पूरा कर ले फिर समझाते हैं। केमिकल डोरमेंसी मींस केमिकली आप और भी केमिकल्स इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स से आप इसकी डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, और ये ऑर्गेनिकली। तो हमारा जो स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारा सीड कोट है, ठीक है, वो हार्ड हो गया, उसको हम किसी भी मेथड से यानी कि फिजिकल, केमिकल और
मैकेनिकल मेथड से उसके सीड कोड को ब्रेक करना है, वो यानी सॉफ्ट करना है और तोड़ना है, मीन्स सॉफ्टन और वीकनिंग ऑफ सीड कोड। सीड कोड को आपको ब्रेक करने के लिए हम लोग स्कैरिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक। जबकि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो ट्रीटमेंट होता है अलग अलग टेम्परेचर का, ठीक है। तो स्कैरिफिकेशन में आप क्या करते हैं, किसी भी सीड कोड को सॉफ्ट करते हो या कमजोर करते हो ताकि जर्मिनेशन तेजी से हो सके, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर इफेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग उसको उसके जनरेशन को या उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक। तो कल हम लोग इसके आगे और चलेंगे, ठीक है, बताएंगे कि कैसे इसमें स्कैरिफिकेशन में कौन सा एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैकेनिकली किस तरीके से करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स होता है, ठीक है। तो तमाम सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें कल डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हमारा KNO3 ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमारा थायो यूरिया है। वो सारी बातें कल हम लोग करते हैं। अब तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।